नमस्कार। आइए आज हम क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान की श्रृंखला में आज हम जेट स्ट्रीम, एल नीनो, ला लीना, इनको, वाकर सर्कुलेशन, साउथर्न ऑस्किलेशन को हम अच्छे से आज समझते हैं। तो हम आज जेट स्ट्रीम को समझने की कोशिश करते हैं। जेट स्ट्रीम कहने का अर्थ हुआ ये जो है इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहले आप इस चीज को जानते रहिएगा कि जेट स्ट्रीम क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि जेट स्ट्रीम की जो खोज है वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस समय हुई जबकि अमेरिका बम वर्षक जेट विमान जो है जापान की उड़ान भरते समय पूर्व पश्चिम दिशा की ओर पवन के विपरीत रुख का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण जेट विमानों की गति में अत्यधिक कमी आ जा रही थी और इसके विपरीत लौटते समय पश्चिम से पूर्व की ओर जेट विमानों की गति में आशातीत वृद्धि हो जा रही थी। इसी वजह से जेट विमानों को जैसे इनका नाम जेट स्ट्रीम पड़ा और ये जेट स्ट्रीम जो है मेंटेन करते हुए चलती हैं, इनका नामकरण जेट विमानों के कारण हुआ है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम जो है पहले इनकी खासियत समझिएगा, ये क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में चलती हैं। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रभावित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जेट स्ट्रीम का संचरण वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम के पूर्व मतलब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलता है और क्षोभमंडल मतलब अपर ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा में ये चलती हैं, अपर ट्रोपोस्फियर में ये चलती हैं। इनकी जो ऊंचाई है चलने की वह आपकी 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती है, मतलब कि धरातल की अर्थ सरफेस से ऊंचाई पे 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती हैं। और इनका जो मैक्सिमम आपको मिलेगा वह देखिए, ये समांतर इनका जो संचरण है दोनों गोलार्धों में, दोनों हेमिस्फीयर में 20 डिग्री लेटीट्यूड से पोल के मध्य मिलता है। मैक्सिमम इनका जो सर्कुलेशन है वह 20 डिग्री लेटीट्यूड से लेकर ध्रुवों के मध्य आपको मिलता है और ये सर्कम पोलर व्हील की तरह ये चलती रहती हैं। ठीक है, तो 20 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुवों के मध्य इनका मैक्सिमम आपका मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम धरातली पवन की विपरीत दिशा में चलती हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, जैसे ये हेडली शेल है, हेडली शेल के नीचे की तरफ जो चल रही है उसके विपरीत जो है जो ऊंचाई पे चलती है 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे कन्वेंशन करंट जब चलती हैं तो ये ऊंचाई पे जाने के पर धरातल के विपरीत ये चल रही हैं। तो जेट स्ट्रीम जो धरातल की विंड चलती है उसके विपरीत ये चलती हैं। फिर शेल देखिए इस तरफ चल रहा है तो इसके विपरीत ऊपरी वाला जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम रहेगा वो विपरीत दिशा में चलेगा। तो इस तरफ देखिए चल रही है उसके विपरीत। उसी प्रकार पोलर एरिया में भी आपका जो रॉकवी वेव जेट स्ट्रीम है वो भी विपरीत दिशा में आपका चलता है। तो यही बात है आपका कि जो धरातल का विंड रहती है उसके विपरीत दिशा में वह जेट स्ट्रीम चलती है, क्योंकि ऊंचाई पे जाकर जब वो मुड़ती है ऊंचाई पे जाकर उसी को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा था कि जेट स्ट्रीम धरातली पवन के विपरीत दिशा में चलती है। ग्रीष्म काल में मतलब कि समर सीजन में क्या होता है कि जेट स्ट्रीम का विस्तार जो है, एरिया जो है वो कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, समर सीजन में जेट स्ट्रीम का विस्तार एरिया कम हो जाता है क्योंकि सूर्य जो है, सन जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में कर्क रेखा पे आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है। ठीक है, जबकि समर सीजन में क्या होता है, मतलब विंटर सीजन में क्या, समर तो ये था, समर में जेट स्ट्रीम विस्तार कम हो जाता है, एरिया जो होता है वह कम हो जाता है, सकरा हो जाता है। वहीं विंटर सीजन में जेट स्ट्रीम अधिकतम विस्तार फैल जाता है, 20 डिग्री नॉर्थ मतलब कि नॉर्थ लेटीट्यूड तक वो फैल जाता है। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में जो जेट स्ट्रीम का प्रभाव आप विंटर सीजन में मिलता है, जिसकी वजह से पछुआ पवनें जो चलती हैं वह जेट स्ट्रीम के रूप में विंटर सीजन में भारत के उत्तरी मतलब कि प्लेन एरिया में, नॉर्थन प्लेन एरिया में आपके पहुंच जाते हैं। वहीं जब गर्मी आती है, देखिए अब जून जुलाई आएगा तो जून जुलाई में जेट स्ट्रीम का जो है वह विस्तार जो है छोटा हो जाएगा और हिमालय के उस पार जाकर वो एक सकरे के रूप में हो जाएगा। अब इस चीज को जानते हैं कि लहरनुमा मेंटरिंग जेट स्ट्रीम को हम रॉकवी वेव कहते हैं और ये पोलर एरिया में जो मिलता है उसी लहरनुमा जब पोलर एरिया में चलती है तो उसे हम रॉकवी वेव कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलर और रॉकवी वेव जेट स्ट्रीम जो रॉकवी वेव जेट स्ट्रीम मिलता है वो पोलर एरिया में आपको मिलता है। मुख्य चीजों में अगर हम देखें तो जेट स्ट्रीम लहरदार मेंटेन करती हुई चलती हैं, देखिए कि कर्व की तरह मेंटेन करते हुए चलती हैं और इसकी स्पीड जो है 300 से 400 किलोमीटर प्रति हावर चलती है और विंटर सीजन में ये प्रबल होती है, मैक्सिमम पाई जाती हैं। आप इसे यहाँ पे भी समझ सकते हैं, शीतकाल में ये अधिक प्रबल हो जाती हैं ग्रीष्म काल की तुलना में और इनका स्पीड जो है 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की चलती है, बहुत ही तेज चलती हैं। इसे आप और अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं। एक मिनट, हाँ देखिए ये मेंटेन करते हुए चल रही है पोलर एरिया पे, इसलिए जेट स्ट्रीम को कई प्रकारों में बांटा जाता है। अधिकतम वायु वेग 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहला है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 से 60 डिग्री लेटीट्यूड के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है इनका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि ऊपरी ट्रोपोस्फियर में आपका 30 से 35 डिग्री लेटीट्यूड के पास पाया जाता है। एक तीसरा है इनका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है,
इसका इसका संबंध जो है ऊपरी क्षोभमंडल भारत एवं अफ्रीका के ग्रीष्म काल में मिलता है आपको। फिर चौथा है पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है, ध्रुवीय जो रॉकबी वाला होता है, शीत काल में ये आपको मिलता है। तो जेट स्ट्रीम देखिए मियंडिंग करते हुए चलेंगी, इसका फॉर्म है, पहले मियंडिंग करती रहेंगी, फिर ये और मुड़ेंगी, और मुड़ते मुड़ते एक लो प्रेशर और हाई प्रेशर का एक क्या कहते हैं कि लोकल बना लेती हैं, ठीक है। पांचवा था लोकल जेट स्ट्रीम। आगे बढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम को समझने की कोशिश करते हैं, इसके स्टेजेस को समझने की कोशिश करते हैं, जेट स्ट्रीम के विकास चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। जेट स्ट्रीम का मैंने जो विकास दिखाया था, फर्स्ट स्टेज में जेट स्ट्रीम पोल के पास रहती है, सेकंड स्टेज में जेट स्ट्रीम वेव पाथ में रॉकवी वेव का निर्माण करती है, थर्ड स्टेज में जानते रहिएगा पूर्णतः मियंडरिंग लहरदार हो जाती है, फोर्थ स्टेज में ये चक्राकार कोशिका शेल का निर्माण कर देती है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का। आप इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट स्ट्रीम में ये पोल के पास थी, सेकंड स्ट्रीम में मैंने बताया यहाँ पे कि जेट स्ट्रीम वेव पाथ में रॉकवी वेव के रूप में चलती हैं। थर्ड स्टेज में मैंने बताया था कि पूर्णतः मियंडरिंग हो जाती है, देखिए पूर्णतः ये मियंडरिंग हो चुकी है, पूरा घूम चुकी हैं, ठीक है। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ये लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट मतलब कि एक शेल बना लेती हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट का। तो ये जेट स्ट्रीम के स्टेजेज हैं, इसे हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, हम एल नीनो और ला लीना को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एल नीनो को समझते हैं। एल नीनो को हम इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी कहते हैं, विस्फोटी विपरीत धारा भी कहा जाता है। एल नीनो, ध्यान दीजिएगा, मुख्य चीज एल नीनो में ये एक वार्म करंट है, गर्म जल धारा है। इसका विस्तार आपको 3 डिग्री साउथ से लेकर 36 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। 3 डिग्री दक्षिण से लेकर 36 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक इसका मिलेगा। और इसका अभिभार मतलब ये जो उत्पन्न होता है, ये नॉर्थ मतलब कि साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट में, ध्यान दीजिएगा, साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट में, मुख्य रूप से पेरू तट पर, ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर में इसका अभिवार होता है। और इसे हम मेल या बॉय या क्रिस चाइल्ड के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं। एल नीनो की जो घटना होती है वह 2 से 7 साल के अंतराल पर आपकी होती रहती है। और क्योंकि ये दिसंबर माह के करीब मतलब क्रिसमस के आसपास में प्रभावित होती है, कारण ये है, दिसंबर की बात हो रही है ना, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पे पहुंचती है, मकर रेखा में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन रे पहुंचती है। दिसंबर के आसपास आपका ये स्थिति उत्पन्न होती है एल नीनो की। वह साउथ हेमिस्फीयर का जो तापमान है वह बढ़ जाता है, क्योंकि वह मकर रेखा पे सन की रोशनी पड़ती है और आईटी सीजर जो है वह दक्षिण को खिसक जाती है, इसलिए एल नीनो की घटना घटित होती है। ध्यान दीजिएगा, एल नीनो जो है वह एक गर्म जलधारा है, और जिसके आगमन पर, एल नीनो एक गर्म जलधारा जिसके आगमन पर सागरी जल का जो टेम्परेचर है वह सामान्य से मतलब नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, इसलिए इसके जो कोरल लीफ होते हैं, प्लैंटन होते हैं, वहां मर जाते हैं। यद्यपि एल नीनो के सक्रिय होने पर पेरू के तटीय भागों में सामान्य से कई गुना अधिक वर्षा होती है। ध्यान दीजिएगा, पेरू के तट पर अधिक वर्षा होगी, परंतु तटीय प्रशांत महासागर में प्लैंटन के अभाव में पोषक तत्वों की आपूर्ति समाप्त हो जाने, गुआना रोग के फैलने के कारण मछलियां मर जाती हैं। ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो एल नीनो ईयर मतलब एल नीनो साल में क्या होता है कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसके मतलब पेरू तट पे लो प्रेशर आपको मिलेगा, और पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब कि आप सकते हैं कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में आपका हाई प्रेशर मिलेगा। इसलिए क्या होता है कि हवाएं आप जानते हैं कि हाई प्रेशर की लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो देन हवाएं जो है काउंटर क्लॉकवाइज चलती हैं। एल नीनो के समय काउंटर क्लॉकवाइज चलती हैं, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत का वो कमजोर हो जाता है, भारत में सूखा पड़ता है, इंडोनेशिया में भी सूखा पड़ता है, जंगलों में आग लग जाती है इंडोनेशिया के, ऑस्ट्रेलिया में भी सूखा पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि पेरू तट पर आपको लो प्रेशर का अत्यधिक वर्षा होती है, तटीय रेगिस्तानी भाग जो है वह हरे भरे हो जाते हैं, परंतु सागरी भाग में बायोलॉजिकल डिजास्टर, तापमान में अधिक वृद्धि का कोरल ब्लीचिंग होती है, प्रवाल विरंजन होता है, और वहां के जिससे कि प्लैंटन मछलियों का भोजन की अत्यधिक कमी हो जाती है, पोषक तत्व की आपूर्ति समाप्त होने की वजह से गुआनो रोग के फैलने की मछलियां मरना और अन्य मतलब कि चली जाती हैं। आप इसे यहाँ के अच्छे समझ सकते हैं कि एल नीनो के कारण पेरू तट के स्थलीय भागों तथा सागरी भागों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक वृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा के कारण तटीय रेगिस्तानी स्थलीय भाग हरे भरे हो जाते हैं, कौन से, पेरू तट के, ठीक है। वहीं कपास, नारियल तथा केले की खेती होने लगती है, कब, एल नीनो के सक्रिय होने पर। वहां पे आपका लो प्रेशर बन जाता है, तो यहाँ की जो हवाएं हैं उस तरफ जाती हैं, परंतु सागरी भाग का जैविक शरणा, लेकिन सागरी भाग में क्या होता है, ओशनिक बायोलॉजिकल डिजास्टर आ जाता है। ज्ञातव्य है कि पेरू का, ध्यान दीजिएगा कि पेरू के तटवर्ती महासागरी जल सागरी जीवों के लिए विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है, क्योंकि यहाँ पर सागर के नितल से मतलब सागरी के बॉटम से पोषक तत्व मतलब कि न्यूट्रिएंट्स जो है युक्त ठंडी जल राशि, कोल्ड राशि ऊपर की तरफ आगमन होती है, अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच कोल्ड वाटर होता रहता है, जो प्लैंटन जो मछलियों का भोजन है उसमें वो वृद्धि करती है, सहायक होती हैं। और एल नीनो के सक्रिय होने पर यह प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिसका पोषक तत्वों के अभाव के कारण प्राथमिक उत्पादन मतलब हरे पौधे प्लैंटन के अत्यधिक कम हो जाने के कारण सागरी आहार श्रृंखला फूड चेन भंग हो जाती है, परिणाम सागरी जीव खासकर मछलियां या तो मर जाती है, अनंत पलायन मतलब चली जाती हैं।
एल नीनो की घटना को आप इस माध्यम से, चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेगा। ये जो मैं रेड कलर का दर्शाया हूँ ये एल नीनो है। अब यहाँ पे क्या स्थिति आ जाती है एल नीनो के समय, नॉर्मल समय को अभी हम समझेंगे, पहले एल नीनो को समझने की कोशिश करते हैं। तो एल नीनो में क्या होता है कि आपके ये देखिए साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका पेरू तट पर, पेरू कोस्ट कोस्ट पर आपके क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है, लो प्रेशर बन जाता है और यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बन जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो हवाएं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, इसलिए इक्वेटोरियल काउंटर करंट होता है। तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट आपको इसी पैसिफिक ओशन में ज्यादा मिलता है एल नीनो की वजह से। तो एल नीनो को इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी इसलिए कहते हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो पेरू का तट जो यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट उजट है, यहाँ पे क्या होता है कि अत्यधिक वर्षा हो जाती है और सागरी मतलब यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होने की वजह से क्या होता है, तटीय रेगिस्तानी जो स्थलीय भाग होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, कपास, नारियल और केले की खेती होने लगती है। वहीं पर इधर सूखा पड़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आपको सूखा पड़ जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। इसे आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पे लिखा गया है, जब एल नीनो का दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर तक विस्तार हो जाता है तो गर्म जल पूर्व दिशा पश्चिम मुख चला जाती है। मैंने कहाँ पे देखा, एक मिनट रुक रहिए, हाँ यहाँ पे है कि जिस कारण क्या होता है कि इंडोनेशिया, भारत और बांग्लादेश आदि सूखे चपेट में आ जाते हैं और इंडोनेशिया के वनों में आग भी लगी थी इसी कारण वजह से। ये सब कारण है जो कि प्रभाव डालते हैं एल नीनो के आने से। और कारणों में अगर हम देखें तो प्रवाल कोरल ब्लीचिंग भी होती है, तापमान में वृद्धि होने के कारण कोरल ब्लीचिंग भी होने के कारण प्रवाल बड़े पैमाने विनाश हो जाता है। इंडोनेशिया में भारत के मानसून अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं, प्रचंड सूखे पड़ते हैं, पेरू तट के पास भीषण वृष्टि होती है क्योंकि परंतु मत्स्य में जो फिश कैचिंग में भारी कमी आती है। ये सब चीज प्रमुख कारण है। ध्यान दीजिएगा, एल नीनो जो चल रही है आपकी काउंटर इक्वेटोरियल करंट होते हुए, देखिए ये एक तरह से आपका काउंटर क्लॉकवाइज चलती है, देख रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज चलती है। वहीं जो नॉर्मल स्थिति होती है वो क्लॉकवाइज की होती है, या लालिना की स्थिति जो रहती है विंड की फ्लो क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज चलती है। मतलब इधर की आपका लो प्रेशर, इधर क्या था, हाई प्रेशर लो प्रेशर चल रही थी, तो ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज का निर्माण कर रही थी। वहीं आपका नॉर्मल स्थिति में हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर कहाँ पे पाया जाएगा, पेरू के तट पे, और लो प्रेशर आपका इधर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तरफ पाया जाएगा। तो यहाँ से हवाएं इस तरफ चलेंगी और देखिए ऊपर जाके घूम जाएंगी, ऊपर जेट स्ट्रीम रहेगा 10-12 किलोमीटर पर, देखिए घूम जाएंगी। तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। और ये जो आपका पेरू वाला मतलब कि एल नीनो वाला स्थिति है वो आपका काउंटर क्लॉकवाइज, इसलिए कहते हैं एल नीनो में विंड फ्लो काउंटर क्लॉकवाइज और ला लीना में विंड फ्लो क्लॉकवाइज। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एल नीनो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, इसलिए काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। एल नीनो के बाद हम ला लीना को समझते हैं। ला लीना एक तरह से नॉर्मल वाली स्थिति होती है, जब ला लीना को ध्यान दीजिए कोल्ड करंट है, वहीं एल नीनो था हमारा वो वार्म करंट था, ठीक है। तो ला लीना एक ठंडी जलधारा है और पश्चिमी प्रशांत मतलब वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पर लो प्रेशर पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी यहाँ पे लो प्रेशर पाया जाएगा आपको, जहाँ पे पेरू तट था वहाँ पे एल नीनो के समय हाई प्रेशर, एल नीनो के समय पश्चिमी प्रशांत महासागर पर आपका लो प्रेशर मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपको लो प्रेशर मिलेगा। वहीं पूर्वी प्रशांत महासागर मतलब पेरू तट पर आपको हाई प्रेशर मिलेगा। एल नीनो में क्या था स्थिति, इसकी विपरीत स्थिति थी कि पेरू के तट पर आपको लो प्रेशर मिल रहा था और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के तट पर आपको हाई प्रेशर मिल रहा था। तो अतः क्या होती है, ला नीना में क्या स्थिति आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर लो प्रेशर होने और आपके पेरू तट पर हाई प्रेशर होने की वजह से हवाएं तो हाई से लो की तरफ चलेंगी, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ हवाएं चलने लगती हैं पेरू तट की, तो हवाएं जो है क्लॉकवाइज चलती हैं। मैंने अभी बताया था ना क्लॉकवाइज, तो ला नीना में आपकी नॉर्मल स्थिति में क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं। तो क्लॉकवाइज चलने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है, पेरू में तब सूखा पड़ जाता है, मछली उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव बनता है, मतलब कि जो पेरू का तट है वह मछली के लिए विख्यात है, तो प्लैंटन का उत्पादन होने लगता है, न्यूट्रिएंट्स निकलने लगती हैं अगर इस तरह की अपवेलिंग होता है तो ये जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ला नीना के समय। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में इससे भारी वर्षा होती है, बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है ला नीना के समय। और ला नीना को हम द फीमेल द लिटिल गर्ल भी कहते हैं, देखिए उसमें द चाइल्ड था, वैसे इसमें द फीमेल और द लिटिल गर्ल कहते हैं। ला नीना 1 से 3 वर्ष के अंतराल पर बनी रहती है, वहीं एल नीनो 2 से 7 साल के अंतराल पर आती है। यहाँ पे हम नॉर्मल स्थिति को समझ लेते हैं जो कि ला नीना की स्थिति है। मैं यहाँ पे यही कहना चाहता था कि नॉर्मल स्थिति में क्या होती है कि हाई प्रेशर जो है पेरू तट के पास आपको मिलेगा और लो प्रेशर जो है ऑस्ट्रेलिया और इधर आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भारत की तरफ भी आपको मिलेगा। तो यहाँ के विंड की जो है चलती हैं हाई प्रेशर के लोग तरफ की चलती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आता है। मैंने बताया ना दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ जाता है, आपके इंडोनेशिया में बाढ़ आ जाता है, भारी वर्षा होती है। और ऐसे करके ये क्लॉक वाइज चलता है, देख रहे हैं ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर, फिर ऊपर जाके जेट स्ट्रीम मैंने कहा था ना अभी कि जेट स्ट्रीम जो है धरातली सतह के विपरीत चलती है। कहने का अर्थ हुआ
यहाँ पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं जेट स्ट्रीम धरातली सतह क्या है, धरातली सतह देखिए हाई प्रेशर लो प्रेशर है, जैसे ही ऊंचाई पे चल रही है जब जेट स्ट्रीम चलती है तो विपरीत दिशा से धरातली सतह देखिए इस तरफ चल रही है और जेट स्ट्रीम जो है आपकी इस तरफ चल रही है। तो हमेशा जेट स्ट्रीम जो धरातली सतह के विपरीत दिशा में चलती है आपकी, ठीक है, मेंटेन करते हुए। अब हम वाकर सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। वाकर सर्कुलेशन क्या है? तो वाकर जो थे ब्रिटिश मेट्रोलॉजिस्ट थे, मौसम विज्ञानी थे, सर्ल गिलबर्ट वाकर 1924 में वाकर सर्कुलेशन दिया था। इन्होंने कहा कि पवन परिसंचरण जो विंड का सर्कुलेशन होता है वह एक संवहनी कोशिका मतलब कन्वेक्टिव शेल है जो मुख्यतः साउथ हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर मतलब ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में भूमध्य रेखा के सहारे चलती है, ठीक है। अब इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। जीटी वाकर थे ये, ठीक है, जो कि 1922-23 में इन्होंने दिया था, इन्हीं के नाम पर वाकर सर्कुलेशन पढ़ा है। तो इन्होंने कहा कि एक कन्वेक्टिव शेल है वाकर सर्कुलेशन जिसका निर्माण उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर मतलब ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में इक्वेटर के सहारे मतलब भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ये होता है। पूर्व से पश्चिम मतलब ईस्ट से वेस्ट की दिशा में प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ये होता है आपकी स्थिति। जब पूर्व से पश्चिम दिशा करने का मतलब हुआ कि नॉर्मल स्थिति हुई। तो नॉर्मल स्थिति मैंने अभी बताया था यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए। नॉर्मल स्थिति में क्या हुआ कि आपका देखिए पूर्व हो गया, पूर्व से पश्चिम दिशा, पैसिफिक ओशियन के पूर्व से पश्चिम दिशा मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये चलती है, फिर ऊपर जाके ये नॉर्मल स्थिति हो गई। तो कहे पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है ना, हवाएं प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ये होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बनाया, देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास ये आपका लो प्रेशर और दक्षिण अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका के पास आपका हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो ये सामान्य देखा नॉर्मल स्टेज की स्थिति है। और विपरीत स्थिति में क्या होती है, विपरीत स्थिति मतलब एल नीनो की स्थिति, विपरीत स्थिति में प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है मतलब दाब प्रवणता होता है वो पश्चिम से पूर्व हो जाता है। पश्चिम से पूर्व मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो जाती है। तो पश्चिम से मतलब ऑस्ट्रेलिया पे आप पश्चिम समझिए हाई प्रेशर और वहीं साउथ अमेरिका पे आपका लो प्रेशर हो जाएगा जो कि एल नीनो की स्थिति होगी। मैंने अभी इसमें नहीं बताया था, हाई प्रेशर आपका ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे और लो प्रेशर आपका साउथ अमेरिका, जो रेड कलर वाला है एल नीनो की स्थिति जिसे इक्वेटोरियल काउंटर करंट कहते हैं। तो यही ये कह रहे थे कि इन्हीं का जो सर्कुलेशन होता है उसी को हम वाकर सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसी तरह प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक पवन संचरण मतलब विंड सर्कुलेशन में उतार चढ़ाव मतलब दोलन होता रहता है, आना जाना लगा रहता है। इस उतार चढ़ाव के दोलन को वाकर महोदय ने दक्षिणी दोलन साउथर्न ऑसिलेशन नाम दिया। तो ध्यान दीजिएगा, वाकर महोदय ने ही साउथर्न ऑसिलेशन इसे नाम दिया था। इस चीज को ध्यान दे रहिएगा, वाकर महोदय ने इसे दक्षिणी दोलन साउथर्न ऑसिलेशन नाम दिया था। तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिएशन को हम एक नॉर्मली समझ सकते हैं कि ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय पूर्वी एवं पश्चिमी प्रशांत ट्रॉपिकल ईस्ट एंड वेस्ट पैसिफिक ओशियन में हाई एयर प्रेशर मतलब सिस्टम को हाई एयर प्रेशर सिस्टम एवं लो एयर प्रेशर सिस्टम में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन स्पेशियो टेम्परेचर चेंज को हम साउथर्न ऑस्ट्रेलिएशन कहते हैं, जो कि एल नीनो ला नीना वाली स्थिति जो घटना घट रही है। आपने कहा ना हाई प्रेशर लो प्रेशर एयर सिस्टम मतलब एक हाई प्रेशर लो प्रेशर एयर प्रेशर सिस्टम हो गया और एक हाई प्रेशर एयर सिस्टम हो गया। तो इन दोनों को स्थानिक और कालिक जो अंतर आता है उसी को हम स्पेशियो टेम्पोरल चेंजेस को हम साउथर्न ऑस्किलेशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। साउथर्न ऑस्किलेशन की तीव्रता का माप जो है, जो साउथर्न ऑस्किलेशन है ये कितने तीव्रता की तरफ चल रही है, इसका माप हम साउथर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स के तहत करते हैं। और ये इंडेक्स दो जगह बनाया गया, एक तहती है प्रशांत पैसिफिक ओशियन में, एक डार्विन है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके बीच वायुदाब की अंतर से की जाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे आप कहने का अर्थ हुआ कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो यहाँ पे बन रहे हैं उसे हम कैसे मापन करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में एक डार्विन है जो कि साउथर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स बनाया गया है डार्विन की जगह। वहीं पूर्वी प्रशांत ईस्ट पैसिफिक ओशियन में एक तहती जगह है टीटी, वहां पे एक साउथर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स रखा गया है मापने के लिए, ठीक है। ये दोनों जगह हमें बताती हैं कि यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पे हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर बना हुआ है। इससे हमें गणना होता है साउथर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स से, ठीक है। और वहीं डार्विन पे पता चलता है कि यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है कि हाई प्रेशर बना है, जिससे हमें समझ में आता है कि नॉर्मल स्थिति बनी रहेगी कि एल नीनो की स्थिति उत्पन्न होगी। तो यही सब ये दो साउथर्न ऑस्किलेशन की तीव्रता के माप जो है मतलब SOI तहती मतलब पैसिफिक ओशियन में और डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बीच वायु दाब मतलब एयर प्रेशर के डिफरेंशियल मतलब की प्रवणता के अंतर से हम की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सामान्य दशा में क्या होता है, जो ला नीना स्थिति थी, तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव साउथर्न ऑस्किलेशन बनता है। पॉजिटिव अभी ये इंडेक्स पता चल रहा है, उससे हमें पता चलता है। तो पॉजिटिव साउथर्न इंडेक्स कहने का अर्थ हुआ कि
विंटर सीजन में क्या होता है, लो प्रेशर रहता है इंडियन ओशियन के पास या और ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है, और हाई प्रेशर आपको पेरियोड तट पे मिलेगा। इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में शक्तिशाली रहता है ला नीना के समय, ठीक है, और पेरियोड तट पे सूखा पड़ता है। आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीलेशन कहने का अर्थ हुआ इंडेक्स, मैंने अभी बताया ना डार्विन और टहटी से पता चलता है, जब पॉजिटिव ऑक्सीलेशन मतलब कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे आपको लो प्रेशर मिले और यहाँ पे पेरियोड तट पे आपका हाई प्रेशर मिले, तो ये पॉजिटिव ऑक्सीलेशन वाली स्थिति बन जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ की विंड चलेंगी लो प्रेशर की तरफ और ऑस्ट्रेलिया पे बाढ़ लाएंगी, उधर भारत की तरफ भी लो प्रेशर बना रहेगा, जिसकी वजह से हमारे आगे बढ़ेंगी तो भारत की इंडोनेशिया में भी बाढ़ आ जाएगा, भारत में अच्छा मानसून प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये पॉजिटिव ऑक्सीलेशन की कहानी हुई। दूसरा होता है निगेटिव साउथर्न ऑक्सीलेशन इंडेक्स। इससे क्या पता चलता है कि ये फेवरेबल फॉर कंडीशन फॉर लालीना, ये लालीना की कंडीशन के लिए हो जाती है। कारण ये होता है क्योंकि ये जो स्थिति बनी रहती है लो प्रेशर हाई प्रेशर की, ये उलट जाती है। लो प्रेशर आपका पेरू तट पे बन जाता है और हाई प्रेशर आपका ऑस्ट्रेलिया के तट पे चल जाता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी विंड चलने लगती है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। तो विपरीत स्थिति हो जाती है, तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट को ही एल नीनो कहते हैं। तो विपरीत स्थिति में क्या होता है, मतलब कि निगेटिव साउथर्न ऑक्सीलेशन जिसे कहते हैं इंडेक्स, तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है फॉर एल नीनो। एल नीनो के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है क्योंकि विंटर सीजन मतलब जाड़े में इंडियन ओशियन और ऑस्ट्रेलिया पे हाई प्रेशर बेल्ट और पेरू तट पर लो प्रेशर बेल्ट आपको मिलता है। मैंने यही बताया ना यहाँ पे कि हाई प्रेशर बेल्ट आपको ऑस्ट्रेलिया पे मिलेगा और लो प्रेशर बेल्ट आपको पेरू तट पे मिलेगा। तो इस वजह से ये विपरीत मतलब निगेटिव साउथर्न ऑक्सीलेशन बनता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इनको एक फिनोमिना होती है, भी पूछता है इनको किसका कॉम्बिनेशन है, तो निगेटिव साउथर्न ऑक्सीलेशन, जो ये निगेटिव साउथर्न ऑक्सीलेशन इंडेक्स है -SOI और एल नीनो, जो एल नीनो का संयोजन है, उसको हम मिलाकर एल नीनो साउथर्न ऑक्सीलेशन इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इनको अगर पूछे तो आप जानते ही हैं कि निगेटिव साउथर्न ऑक्सीलेशन है तो एल नीनो वाली स्थिति बन रही है, तो एल नीनो की स्थिति और निगेटिव साउथर्न ऑक्सीलेशन दोनों को मिलाकर हम इनको की घटना कहते हैं और बहुत बड़ा प्रभाव डालता है ये।